नमस्कार, दस के दमदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से हम हैं लाइव और शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी का मोमेंटम। आईटी शेयरों के दम पर निफ्टी 24,300 के पार, हालांकि बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से थोड़ा ठलका पड़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप में जोश कायम। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक्स शेयर एक्सेल टेक्नोलॉजीज नतीजों के बाद करीब 7% दौड़ा, साथ ही वायदा और निफ्टी के टॉप गिनर बना। उधर स्पॉटलाइट के BLHL में भी शानदार मजबूती। और आईटी शेयरों में तूफानी तेजी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.5% से ज़्यादा उछला। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और TCS में जोरदार खरीदारी। साथ ही रियल्टी, ऑटो और कैपिटल गुड शेयरों में भी अच्छी मजबूती। दे रहा है वैसे। मैं सोच बोलूँ तो अब मैं कहूँगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचें अब इस समय, क्योंकि आई थिंक वीरू ये जो अनफॉर्चुनेट हमला हुआ है ना कोई रिएक्शन तो आएगा इसकी वजह से। ये शायद मार्केट के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रिगर लेकर आए, क्योंकि देखिए हम सब चाहते हैं कि एक तगड़ा एक्शन हो। हम सब चाहते हैं, हम सब की आत्मा को लिटरली इसने झकझोर के रखा है। तो सब चाहते हैं कि इस पर कोई ना कोई एक एक्शन लिया जाए, कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और इनफैक्ट एक पब्लिक सेंटीमेंट भी यही होगा कि इस पर हमको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। उसकी वजह से भले ही थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में एक अगर इम्पैक्ट आए भी, अगर एक रब ऑफ इम्पैक्ट आए भी, जो आपको याद होगा पुलवामा के बाद भी हुआ था। पुलवामा के बाद भी जब एक्शन लिया गया था तो एक बार के लिए स्टॉक मार्केट में 400-500 पॉइंट का निफ्टी में रिएक्शन आया था। दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये एक रिस्क फैक्टर अब मार्केट के लिए ओपन हो रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी शायद अब यही आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब इन लेवल्स पर मार्केट साइन दिखा रहा है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि मार्केट इस डिप में वापस बाइंग आ जाए और चल पड़े, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक बार के लिए थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के भी हम करीब हैं और ये अगर कुछ स्टेप आए तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मुझे लग रहा है सेंटिमेंट पर आ सकता है। वीरू जी चलिए, तो ये थी एक छोटा सा अभी के बाजार की समरी प्लस पॉसिबली इन सर्कमस्टेंसेस में आपको क्या करना चाहिए। अब एक काम करते हैं, पूरे पैनल से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और पैनल आपकी स्क्रीन पे है और फिर डेट से शुरू करेंगे। बट मीनवाइल अगर आप FMCG को देखें और IT को देखें तो आज का सबसे शीर्ष स्पेस यही है जहाँ पे इस वक्त स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। चलिए, पैनल में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बातचीत करने के लिए। पिच हाँ वीरू, सॉरी, मैं एक चीज़ रह गई थी। सॉरी वीरू, मैं वो कर लेता हूँ, उसके बाद आप ट्रेड से रिज्यूम करिएगा। एक बार पैनल में कौन कौन है वो बता देता हूँ। हमारे साथ गाबा सर और राजेश सतपुते पिछले शो से बने हुए हैं। रचना वैद्य और रुचित जैन ये भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। उसके बाद मार्केट आउटलुक पर हम सुदीप बंदोपाध्याय से बात करेंगे। तिमाही नतीजों पर बातचीत करने के लिए हैवेल्स के CMD अनिल राय गुप्ता हमारे साथ होंगे। उनसे भी एक बातचीत होगी नंबर्स को लेकर। और उसके बाद मार्केट पर टेक्नो फंडा चर्चा के लिए JM फाइनेंशियल सर्विसेज फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोता रहेंगे। वीरू सॉरी, आप शुरुआत करिए। जी चलिए, बात करते हैं मेहमानों से। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपकी 2 कॉल्स है इस वक्त की। रुचित जी, वेरी गुड मॉर्निंग। 2 स्टॉक्स है, खरीदारी की साइड ही है, बट थोड़े से डिफेंसिव रहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बैंकिंग NBFCs में हो रहा है। FMCG आज एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जिसमें HUL ने अपने 200 डेमा को सरपास कर रहा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरी पहली पिक रहेगी, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल्स पे 2390 के स्टॉप लॉस रख के 2500 के टारगेट के लिए HUL में खरीदारी करें। और आई थिंक डिफेंस एज अ सेक्टर वहाँ पे अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, जिसमें HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर्स अभी भी पॉजिटिव है। जो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक बना रहा है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो आई थिंक HAL यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 4280 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 4400 के अराउंड के टारगेट से एक्सपेक्ट करें। ओके, चलिए, ये होगी रुचित की 2 ट्रेड्स। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी 2 ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग। विल स्टे विद द IT सेक्टर, जहाँ पे इतना ज्यादा आज पावर है।
एंड क्योंकि ये पार्टिसिपेशन लेट शुरू हुआ इस का सेक्टर का, तो आगे कंटिन्यूएशन के चांसेस यहाँ पे बेटर है। LTIM और टेक महिंद्रा दोनों के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। LTIM 45-40 के आसपास बैठा हुआ एट दिस पॉइंट इन टाइम। जब तक ये 4480 के ऊपर बना रहेगा, तो यहाँ पे चांसेस है कि हम 4560 एंड 4600 को भी आने वाले दिनों में देखें 2 to 3 डेज के अंदर। सो 4580 का एसएल एंड 4600 तक के टारगेट्स इसमें लगाए जा सकते हैं। एंड टेक महिंद्रा 1440 पे बैठा हुआ है। यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे करीब करीब 1425 पे, एंड यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 1470। ओके, तो यहाँ पे 4 ट्रेड्स पूरे हो गए। राजेश सतपुते जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, देखिए दोनों बाय साइड के डिफेंसिव रहेंगे ट्रेड। तो डिफेंसिव में मेरा पहला पिक रहेगा सन फार्मा। लुक एट सन फार्मा का चार्ट, बेहतरीन चार्ट है। इसका टारगेट होना चाहिए 1800 से लेकर 1820 का। सो सन फार्मा बाय करे 1740 के स्टॉप लॉस के साथ। दीज आर फ्यूचर लेवल्स। सेकंड बाय कॉल रहेगा एफएमसीजी गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट देखे, इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप देखें तो इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट। 1240 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है, तो 1225 के स्टॉप लॉस के साथ गोदरेज सीपी बाय करें। टारगेट रहेगा 1300 का। ओके, चलिए अब गाबा सर के पास चला जाए। गाबा सर, बताइए आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। दोनों ही लॉन्ग रहेंगे। पहला रहेगा डिफेंसिव पैक लुपिन, 2081 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इसका स्टॉप लगाना चाहिए 2061, 20 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट 2120, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए लुपिन। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है अल्केम। अल्केम में भी अपमूव मिला है, 5093 पर ट्रेड करता है। स्टॉप होगा करीब 5060 पर, मतलब करीब 23 रुपीज का है। मेरे ख्याल से अंदर अपसाइड 5160 पॉसिबल है अल्केम। ओके, मीनवाइल बैंक निफ्टी अब 200 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आई थिंक क्लियरली मार्केट में थोड़ा सा अब एक रिस्क फैक्टर ओपन हुआ है। थोड़ा सा एक मार्केट को लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा CCS वगैरह से क्या फैसले आते हैं उसके बाद शायद मार्केट एक फ्रेश व्यू लेना चाहेगा। लेकिन एक बार के लिए तो मार्केट अब थोड़ा सा नर्वस हो रहा है और क्लियरली थोड़ा सा डिफेंसिव्स की तरफ मार्केट का रुख अब क्लियरली आपको विजिबल दिखाई देगा। IT, फार्मा, FMCG यहाँ पर क्लियरली थोड़ी सी बाएंगे। एक आध स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 2 दिन के बड़े मूव के बाद एंजल वन यहाँ पर अच्छे मूव आए। हुडको में कभी भी कोई रैली टिकती नहीं है। बहुत ही वीक स्टॉक है ये, बहुत ही वीक स्टॉक है। कभी भी रैली आती है ना, मुझे कभी कॉन्फिडेंस आता नहीं है स्टॉक में। और आज भी देखिए ये स्टॉक अब डे लो पर। और उसके अलावा PSU बैंकों में करेक्शन की शुरुआत हुई है। इनफैक्ट एक बार निफ्टी PSU बैंक लेकर आइए। आई थिंक ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका कि इस समय मार्केट में थोड़ा सा मूड माहौल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का है, क्योंकि यहाँ सब अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई है। कैनरा बैंक, SBI, BOB, वीरू क्लियरली थोड़ा मार्केट अब प्रॉफिट बुकिंग के मूड में जा रहा है। और ये इसका पूरा का पूरा कारण जो है वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है ओवरनाइट तक, अगर वो नहीं हुआ था तो मार्केट आज ये इस तरीके का मुंह नहीं दिखाता आपको। लेकिन उससे थोड़ा सा मार्केट को लग रहा है कि कुछ और सेंस बन रही है कि कुछ बड़ा होगा, तो ये आई थिंक मार्केट उसको प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है शायद। जय, तो ये दुखद घटना और उस घटना का देखिए जो भी प्रभाव है, खैर कोई बात नहीं है तो है, बट जिस प्रकार के गुस्से में इस वक्त देश है, आई मीन सरकार के पास सारे विकल्प खुले होंगे किसी भी तरीके से रिटेलिएट करने के लिए। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा बैकफुट पे आया, इट्स नाउ 249। और प्रॉफिट टेकिंग कहाँ कहाँ पर है, उसमें बैंक्स हैं, NBFCs हैं। एक बार राजेश जी, कैनरा बैंक कल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर, आज थोड़ा सा बैकफुट पे, आपकी राय क्या कहती है? आई मीन क्योंकि अब पुट राइटर्स के जोन टूट रहे हैं, तो एक बार के लिए अपने एग्जिट्स को ढूंढना चाहिए यहाँ पर। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा या फिर इस प्राइस पे करने का चाहिए? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि मैं भी मानता हूँ कि प्रोबेबली बैंक्स ज्यादा चला है, तो बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कैनरा बैंक मुझे लगता है यहाँ से करीबन 95-94 का लेवल एक बार दिखा दे, तो ऊपरी लेवल से जो लिक्विडेशन है यहाँ से सेल करना है अगर प्योर इंट्राडे बेसिस पे तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 100 रुपीज का, यानी 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखे कैनरा बैंक में सेल बनेगा। ओवरऑल मुझे लगता है बैंकिंग में आज प्रॉफिट बुकिंग है। चलिए अब थोड़ा सा मार्केट फंडामेंटल की बात करते हैं। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग। सुदीप जी बताइए, मार्केट में इस समय आप बाइंग कहाँ कर रहे हैं? देखिए, बाइंग के लिए तो मैं थोड़ा सेफ सेक्टर, सेफ स्टॉक्स ढूंढता हूं, क्योंकि माहौल अभी भी
वोलेटाइल है और हाँ इंडियन मार्केट डीकपल करने की कोशिश कर रहा है यूएस वोलेटिलिटी से, पर मुश्किल है। आगे भी अनसर्टिनिटीज वोलेटिलिटी है आएगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो इसीलिए फोकस है स्टॉक्स पे जो कि ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोज नहीं है। तो एक सेक्टर जो हमारे नजर में है कुछ दिनों से, वो है पावर सेक्टर। इसमें हम लोग करीबन पर लगभग एक साल से पॉजिटिव है, और हम मानते हैं कि इंडिया में पावर सेक्टर में एक सेकुलर पॉजिटिव ट्रेंड आया है, और जो कि अगला 5-10 साल चलेगा। स्ट्रॉन्ग डिमांड और हर सेगमेंट में अच्छा काम चल रहा है और चलेगा भी। तो पावर इकोसिस्टम में जो भी कंपनी है उनको फायदा होगा। अभी आपको ध्यान में रहना होगा कि क्या वैल्यूएशन में कौन सा स्टॉक काम कर रहा है, और उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा। तो मैं तो अब इस माहौल में दिग्गज कंपनी एनटीपीसी का जिक्र करना चाहूंगा। बेहतरीन कंपनी, सबसे बड़ा पावर जनरेटर है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन परफेक्ट है, अपॉर्चुनिटी हिमंगस है, नए प्लान्स लग रहे हैं, पावर कैपेसिटी बढ़ रहा है, ग्रीन सब्सिडियरी अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है लंबी अवधि के लिए। और इतने जो पावर प्लांट्स लग रहे हैं, नया पावर कैपेसिटी आ रहा है, ये सब के लिए फाइनेंसिंग बहुत जरूरी है। तो पावर फाइनेंशियर्स जो हैं, पीएफसी, आरईसी, इवन इरेडा, यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। लंबी अवधि के लिए अगर सोच रहे हैं तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे भी हमारा ध्यान है। सरकार की तरफ से बजट में 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया गया है, जो कि लगभग 1 लाख करोड़ महीना स्पेंडिंग की मतलब इफेक्टिवली होता है। और इसका बहुत बड़ा एक फायदा इंडिया का डोमेस्टिक फोकस कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को मिलेगा। तो इस क्षेत्र का दिग्गज कंपनी लार्सन का मैं जिक्र करूंगा, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ लार्सन ने ग्लोबल मार्केट से भी तगड़े ऑर्डर्स हासिल किए हैं, और करीबन 1/3 ऑर्डर बुक अभी ग्लोबल है। ग्लोबल ऑर्डर्स मार्जिन एक्रीटिव है, सो बहुत ही वैल्यूएशन के लिहाज से भी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। एफएमसीजी में मैं थोड़ा सतर्क हूं। वैसे तो काउंटर साइक्लिकल और जो वोलेटिलिटी है इसमें लोग एफएमसीजी लेते हैं, पर डिमांड में अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ है। शायद मॉनसून ठीक ठाक होगा तो डिमांड ठीक हो जाएगा, पर अभी भी वो समय नहीं आया। तो एफएमसीजी में अभी भी मैं थोड़ा साइडलाइन से वॉच करने की सलाह दे रहा हूं। अच्छा सुदीप जी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बीते, अगर आप 15 दिन के फैसलों को लें तो कहीं ना कहीं उनको खुद ही ये एहसास हो गया होगा कि एकाएक जो उन्होंने टिप्पणियां करी और फैसले लिए वो शायद उनकी खुद की अर्थव्यवस्था के लिए, अगर आप देखें, सहायक नहीं है। चाहे वो टैरिफ्स, फिर उसका रोल बैक, फिर फेड चेयरपर्सन पे उनकी टिप्पणी, फिर उनका रोल बैक, और इवन फॉर चाइना और उसकी हाईली, अगर आप देखें, जो वाइल्ड टैरिफ फिगर्स थे उसको लेकर भी उन्होंने कल टिप्पणियां करी अपनी। आपका व्यू क्या कहता है? आईटी में क्या हमारे पास एक मीनिंगफुल बेस है क्या? जो पिछले हमने महीने लो देखा, वो हमारे पास एक अब मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बॉटम बन चुका है क्या? ये मैं अभी तक ये आपने जो व्यू दिया इससे सहमत नहीं हूं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांजैक्शनल अप्रोच है पॉलिसी मेकिंग का, और ये हमेशा से रहा है। फर्स्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी था, और अब तो मतलब वो एक एक्सट्रीम स्टेज पे चला गया है। और वोलेटिलिटी पॉलिसी मेकिंग में इतना है कि यूएस में अगर आप किसी भी कंपनी के सीईओ से बात करेंगे वो आपको 3 महीना, 6 महीना, साल का प्रेडिक्शन तो दूर, अगले दिन का प्रेडिक्शन देने के लिए मतलब राजी नहीं होगा। इतना वोलेटिलिटी, इतना अनसर्टेनिटी है। इस माहौल में अगर आईटी कंपनीज की बात करें तो उनके लिए नए प्रोजेक्ट हासिल करना, ट्रांसफॉर्मेशनल आईटी प्रोजेक्ट्स या बड़ा एआई वाला आईटी प्रोजेक्ट हासिल करना मुश्किल लगता है। तो जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर फ्लो, इसमें तो दिक्कत आएगी। मैं इस बीच सुदीप जी आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा यहाँ पर। मैं आपको इस वक्त ले चलता हूँ सीधे एक थोड़ा माहौल गमगीन है, और इस बीच कल जो दुखद घटना हुई, आतंकी हमला पहलगांव में, 27 लोगों की जहाँ पे जाने गई, गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुँचे, अभी अभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी, श्रद्धासुमन अर्पित किए। देश गमगीन है इस वक्त। मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक निकट जो अगर मैं जाऊँ ना, मेरी यादों में 2019 फरवरी पुलवामा के बाद अगर इतने बड़े दुख की घड़ी में अगर कहीं देश है तो वो आज है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शायद कश्मीर में, कश्मीर घाटी में
जो पर्यटक वहाँ जाते हैं उनके साथ ऐसा होगा। शायद भारत के इतिहास में कभी इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों के साथ ये हादसा नहीं हुआ और ये गृहमंत्री पहुँचे, मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करी। याद रखिएगा कुछ देर में बड़ी बैठकों के दौर शुरू होंगे और हम आपको उसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। गृहमंत्री श्री अमित शाह मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। चलिए अब एक काम करते हैं, लौटते हैं इधर बाजार की तरफ। अच्छा सुदीप जी, अगर मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में मैंने रोका था, वो निफ्टी आईटी पे आपकी बात जरा प्लीज़ पूरी कीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आईटी कंपनीज के लिए ये करंट फिस्कल बहुत एक्साइटिंग होगा। दिक्कतें बहुत है, नए ऑर्डर्स आने में की संभावना कम है। एग्जिस्टिंग बड़े प्रोजेक्ट्स में भी रुकावट आ सकती है, जैसे विप्रो की कमेंट्री में भी, मैनेजमेंट कमेंट्री में भी ये बात आई थी। हालांकि एचसीएल ने कॉन्फिडेंस दिखाया अपने मैनेजमेंट कमेंट्री में, पर ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इंडियन आईटी कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है यूएस मार्केट में, और इस यूएस मार्केट का प्रॉब्लम जब खत्म हो जाएगा तब जरूर वापस आईटी चलेगा, पर अभी शायद वो टाइम नहीं आया आईटी में खरीदारी करने का। ओके, अच्छा सुदीप जी, अब थोड़ा सा प्राइस सेक्शन को देखें तो एफएमसीजी में बाइंग आ रही है। एचयूएल को देखिए आप, आईटीसी को देखिए आप, गोदरेज सीपी को देखिए। अभी भी राजेश जी ने कॉल भी दिया कि एफएमसीजी को चेस करने का टाइम है क्या अभी तक? जी देखिए, अगर आप लंबी अवधि की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एफएमसीजी में एक टर्न अराउंड आने का समय आ रहा है, पर अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पेन बाकी है। जैसे आपने अगर डाबर का कमेंट्री इस क्वार्टर के बाद जो बिजनेस के बारे में कमेंट्री आया था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। तो इससे साफ होता है कि अभी भी रूरल इंडिया में और मे बी सेमी अर्बन इंडिया में पेन अभी भी बाकी है, और ये शायद तब तक चलेगा जब तक मॉनसून ठीक ठाक नहीं आएगा, जिसकी उम्मीद पूरी है कि मॉनसून ठीक ठाक रहेगा। और मॉनसून का जो पॉजिटिव इंपैक्ट वो मुझे लगता है सेकेंड क्वार्टर करंट फिस्कल का तक देखने को मिलेगा, और कंजम्पशन में उसका इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि एक और क्वार्टर एफएमसीजी कंपनीज के लिए थोड़ा बहुत पेनफुल रहेगा, और इसीलिए शायद लेने का टाइम अभी भी नहीं आया। हाँ, अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, पर खुल के एफएमसीजी में खरीदारी का समय अभी भी नहीं आया है। ओके, खुल के अभी भी खरीदारी का समय एफएमसीजी में नहीं आया। शुक्रिया सुदीप जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट है डेज लो, और अब हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी भी अगर रेड में आने की तैयारी करे तो 24,200 पर देखिए कुछ एक्शन ज़रूर होगा, और थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ेगा इससे, ये बिल्कुल लाजमी है। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेंस बैंक निफ्टी में, तो आप सबसे ज़्यादा वहीं प्रोटेक्शन चाहेंगे। तो बैंक निफ्टी इस समय डे लो पर 55,370 के आसपास आप ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी रेड में आया, एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा सा बिगड़ा, ऑलमोस्ट 1:2 के करीब आया। आज के नंबर्स रिएक्शन में हैवेल्स अभी भी काफ़ी वीक, 3% नीचे चौथी तिमाही में। हालांकि नंबर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन शायद मैनेजमेंट की कमेंट्री से मार्केट थोड़ा सा मायूस हुआ। 16% मुनाफा बढ़ा, 20% आय बढ़ी, बिड्डा में भी अच्छा अनुमान रहा, अच्छी ग्रोथ रही। हमारे साथ हैवेल्स के CMD अनिल राय गुप्ता मौजूद हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग। Q4 नंबर्स तो अच्छे रहे, लेकिन सवाल यह है कि Q1 का डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि Q4 तो हिस्ट्री हो गई अब, खासतौर से वायर एंड केबल्स बिजनेस में कैसा एनवायरनमेंट है? आई थिंक ओवरऑल हम लोग काफी सेटिस्फाइड हैं कि Q4 एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम लेके आया है। केबल वायर में भी अच्छी ग्रोथ रही, लॉयड में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इनफैक्ट लाइटिंग बिजनेस और स्विच केयर बिजनेस, जो रेजिडेंशियल स्विच केयर बिजनेस है, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जहां तक समर प्रोडक्ट्स का सवाल है, वहां पे थोड़ा एक डिलेड समर का इफेक्ट नजर आता है, जिसका रीजन है कि ECD में जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी ग्रोथ की थी वो अभी पूरी फोर्थ क्वार्टर में नजर नहीं आई है। लेट अस सी अभी फर्स्ट क्वार्टर में समर प्रोडक्ट्स का क्या पोजीशन रहती है, सेकेंडरी सेल किस तरह से मूव होती है। अदरवाइज जनरली वी आर वेरी पॉजिटिव किस तरह से हमारा क्वार्टर गया है। सर एक और चीज़, अगर मैं बात करूं इस बार लॉयड बिजनेस की, तो वहाँ पे करीब 40% ग्रोथ रही है, और करीब आपके मार्जिन्स यहाँ पे 3.5% एक्सपेंड हुए हैं। ये ग्रोथ आपको सस्टेनेबल लग रही है फर्दर आने वाले क्वार्टर्स में?
आई थिंक जहाँ तक लॉयड का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि एक हाई इंजन है ग्रोथ का हैवेल्स के लिए, और कुछ लास्ट ईयर्स लोअर बेस का भी एक इम्पैक्ट है। द अदर थिंग इज कि कुछ एक एंटिसिपेशन ऑफ अ वेरी हाई समर की वजह से प्राइमरी पुश भी रहा है लॉयड के एसी बिजनेस में, बट अदरवाइज ओवरऑल वी आर क्वाइट होपफुल। और जो मार्जिन एक्सपेंशन का सवाल है, वो जिस तरह से जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ रही है, और आने वाले टाइम में हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखेंगे लॉयड बिजनेस में, जिससे एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में दिखती रहे। ओके चलिए, कल एक हमने CNBC आवाज़ पर एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक की थी। BIS नियम को लेकर जो सरकार ने बदलाव किए हैं, उसका क्या सप्लाई चेन पर असर दिखेगा, खासतौर से चीन से होने वाले रॉ मटेरियल इंपोर्ट पर? कुछ प्रोडक्ट्स में BIS नॉर्म्स की वजह से माइनर डिसरप्शन है, स्पेशली ECT प्रोडक्ट्स में, कुछ अप्लायंसेस में उसमें है। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग हमारी सप्लाई चेन काफ़ी स्ट्रांग है, और आई थिंक जो गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है वो एक इंडस्ट्री की रियलिटी को देखते हुए ले रही है। तो आई थिंक ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में एक अपनी स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने की आशा है, और वो आई थिंक गवर्नमेंट उसको राइटली टाइम करके ही डिसीजंस ले पा रही है। ओके सर, अब FY26 कैपेक्स की फिगर्स यही रहेंगी या फिर आप इसमें फर्दर कुछ चेंजेस करेंगे? क्योंकि स्पेशली जो वायर एंड केबल सेगमेंट है, यहाँ पे जो स्पर्धा है वो काफ़ी बढ़ रही है, नए कंपटीटर्स अब आपके सामने खड़े होंगे, तो ऐसे में FY26 कैपेक्स पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? नहीं, आई थिंक जहाँ तक वायर केबल का सवाल है, ओवरऑल कैपेक्स अगर हम देखें तो 750 करोड़ का हमने लास्ट ईयर किया था। इस साल भी 1200 करोड़ का प्लान है। जो हमारा प्लान है वो कंटिन्यूड है। वायर केबल में हम लोगों की पिछले 2-3 साल में, स्पेशली अंडरग्राउंड केबल्स में कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट्स रहे, वहाँ पे हम लोग एनहांसमेंट चली रही है। और जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स भी अब ओपन अप हो रही हैं, और मुझे लगता है कि जो जिस तरह की हम कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमारे को एक अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी फ्यूचर में। ओके अच्छा, गर्मी में देरी की बात की ही है आपने, उसके अलावा डिमांड की तस्वीर कैसी है? क्या इसमें सुस्ती है या फिर आने वाले दिनों में कुछ तेज़ी आएगी? आई थिंक अभी अर्ली डेज हैं। कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे, बजट में भी RBI के कुछ नॉर्म्स में भी थोड़ी रिलैक्सेशन है, उस वजह से अर्ली डेज हैं, पर हम लोगों को कुछ पॉजिटिव ग्रीन शूट्स अभी दिखने को नजर आ रहे हैं। और राइट अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। मार्केट के टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए वापस जेम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग अगेन। थोड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है मार्केट में, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, इसको क्या जियोपॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाए या फिर सिंपल प्रॉफिट बुकिंग एक्सपायरी फैक्टर की वजह से, और क्या व्यू होगा अब? बिल्कुल। तो अनुज, मेरा मानना है कि मार्केट्स एक अच्छे स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में अब आ चुके हैं, और मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि बाजार नीचे से थोड़ी सी रिकवरी शार्प थी, और हमने ये बात 23,200-300 के लेवल पे भी हमारा एक डिस्कशन हुआ था, तब हमने कहा था कि 22,500 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और अब मेरा मानना है ये कि बाजार में एक स्ट्रक्चरली अच्छे ट्रेंड बनना शुरू हो चुके हैं। शायद हो सकता है कोई डिप आए भी, बट ये डिप बाय ऑन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इनको 3-4 चीजों के साथ हम देख रहे हैं। पहला, डॉलर इंडेक्स जो कि करीब 110 से ऑलमोस्ट 100 के नीचे जा चुका है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर अपने जो करेंसीज है अगेंस्ट मेजर करेंसीज है उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसका क्लियर बेनिफिट रुपी को भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा रुपया में एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन देखने को नजर आया। दूसरी बात, हमने एक और कंपेरिजन किया निफ्टी वर्सेस डॉलर इंडेक्स US मार्केट्स का, और वहां पर पे भी क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस अब इंडिया मार्केट के अंदर में आता हुआ नजर आएगा। डोमेस्टिक थीम्स के अंदर में हमने देखा बैंकिंग फाइनेंशियल, जो कि करीब 37% वेट रखता है मार्केट्स के अंदर में, वहां पर पे RBI के जो 3 बड़े कदम हैं उनकी वजह से, जैसे कि रेपो रेट के में कमी की गई, साथ ही साथ रिस्क वेट्स के अंदर में नरमी लाई, जिसका बेनिफिट क्लियरली NBFC कंपनीज को मिल रहा है, और साथ ही साथ ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई, जिसका क्लियर बेनिफिट बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस को मिल रहा है, और जो कि बड़े ओवरवेट सेक्टर्स हैं, और जिसके चलते मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी ओवरऑल बाजार के लेवल पे देखने को नजर आएगी। तो हम तो इसको काफी पॉजिटिव ले रहे हैं, और कोई भी डिप आए मैं समझता हूं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाजार के अंदर में बनती हुई नजर आएगी।
मैं देख रहा हूँ आशीष, आज आईटी और एफएमसीजी ये दो बास्केट, आईटी का डिलीवर करना आई थिंक यूएस से, लेकिन एफएमसीजी की ये बाइंग आपको कितना अट्रैक्ट कर रही है, एफएमसीजी पे आपका टेक, और इनफैक्ट ये दोनों डिफेंसिव थीम। और एक और चीज़ आशीष, क्या लेटर और सूनर अब आपका इसमें फार्मा का भी कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, क्या फार्मा भी आके डिलीवर करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक मूव ड्यू है अभी? जी। तो वीरू बिल्कुल मेरे हिसाब से देखिए इसमें एफएमसीजी और कंजम्पशन इस पे तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि थोड़ा सा रूरल इकोनॉमी में भी एक अच्छा पिकअप आता हुआ नजर आएगा। प्लस जो टैक्स स्टिमुलस बाजार बजट में दिया गया उसके भी अब इम्पैक्ट आपको बाजार में देखने को नजर आएंगे। और तीसरा, जैसे कि अभी हेवल्स के प्रमोटर्स जब अभी शो पे थे उन्होंने ये बात कही कि आरबीआई ने जो कहीं ना कहीं रिस्क वेट्स वगैरह कम किया तो उसका भी इम्पैक्ट डिमांड के तरफ दिखने को नजर आएगा, जो कि कंजम्पशन के लिए काफी पॉजिटिव है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल एज अ स्पेस, एफएमसीजी एज अ स्पेस, मुझे लगता है अच्छी बाइंग इस पॉकेट के अंदर में नजर आएगी। तो यहाँ पर तो क्लियरली मुझे लगता है एक पॉजिटिव बायस के साथ काम करना चाहिए। आईटी की जहां तक सवाल है, मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म पुल बैक। यहाँ पर पे अभी भी थोड़ी सी हेडविंड्स बनी रहेगी। डेफिनेटली कुछ नंबर्स जो बाजार से थोड़े बेटर एक्सपेक्टेशन है उसके चलते आज हमें रिकवरी भी देखने को मिली, और साथ ही साथ जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर में थोड़ी एक कमी आई उसका भी बेनिफिट देखने को नजर आ रहा है। बट क्या ये लंबे समय तक की तेजी बनेगी, इसके ऊपर अभी भी हम क्लियर नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस समय पे हम इस पे एक वेट एंड वॉच की अप्रोच रखेंगे। जहां तक कि फार्मा की बात है, तो फार्मा के बजाय हमें लगता है हेल्थ केयर एज अ सेक्टर, जिसमें खासतौर पे हॉस्पिटल जो सेगमेंट है वो काफी हमें प्रॉमिसिंग लगता है। वहां पर पे हमें लगता है कि ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। केपेक्स साइकिल ऑलरेडी हो चुकी है, और आप देखेंगे एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड काफी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में ये सेक्टर एंटर हो चुका है तो उसका भी बेनिफिट आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में नजर आएगा। तो नारायणा रुद्रालय हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, या मेदांता जैसे स्टॉक हो गए, इनके अंदर में मुझे लगता है कि अच्छे ट्रेंड्स बने रहेंगे। एज अ डिस्क्लोजर, जो कुछ स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स बीएमएस में भी बने हुए हैं। ओके, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब इस शो को समेटने का समय आ रहा है। उससे पहले एक बार जरा लुपिन का चार्ट लेकर आइए। हमने स्पॉटिंग की थी लुपिन की, ना सिर्फ लुपिन बल्कि पूरा का पूरा निफ्टी फार्मा पैक। ये देखिए अब डे हाई पर लुपिन ना, अगर एक सेक्टर जो इस समय अब डे हाई पर है वो है फार्मा। एक बार फार्मा देखिए ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ। निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा नीचे आया। बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे आया, 300 पॉइंट नीचे इस समय आपको बैंक निफ्टी दिखाई देगा। तो ये आज थोड़ी सी मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग रही है। वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेकर शेयर लौटेंगे आपके साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर।